हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक। तो आज की जो वीडियो है वो बेस्ड है काउंसलिंग के ऊपर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज वीडियो इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन स्टडिंग इन आवर वीडियोज़, राइट। हमने सोशल साइकोलॉजी के टॉपिक्स काफ़ी सारे कवर किए हैं, 12th NCERT के टॉपिक्स कवर किए हैं, राइट। हमने स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मेथडोलॉजी, इन सब के एरियाज में टॉपिक्स कवर किए। बट टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ टॉपिक ऑफ काउंसलिंग एंड हम कुछ बेसिक्स ऑफ काउंसलिंग पढ़ेंगे आज, जैसे कि व्हाट एग्जैक्टली काउंसलिंग इज़, ठीक है। काउंसलिंग और गाइडेंस में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द काउंसलिंग प्रोसेस, राइट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अप्रोचेस दैट वी यूज इन काउंसलिंग, जैसे कि डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, इक्लेक्टिक, right. Then we'll also study about the skills that are required to pursue counseling, the key qualities that should be present in a counselor, right. Some of the non-verbal communication that forms a part of understanding in counseling. So these are some of the important and some of the basic topics जो हम counseling के अंदर आज cover करने वाले हैं। अब इनको cover करना important इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपका base बना देंगे, आपको अच्छे से इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे, राइट। सो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास से। आई होप आपको ये क्लास इम्पॉर्टेंट और कुछ ना कुछ बेनिफिशियल लगेगी, बिकॉज इफ़ यू आर इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, तो चाहे आप काउंसलिंग में जा रहे हो या क्लिनिकल में जा रहे हो, कहीं किसी भी फील्ड में जा रहे हो, बट दीज थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर बेटर, कि थेरेपी या काउंसलिंग कैसे होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, राइट। सो दे विल हेल्प यू टू क्लियर योर बेसिक्स। सो वील गेट स्टार्टेड। आई होप आपके पास कोई पेन कॉपी कुछ है, अगर उसमें आपको नोट डाउन करना हो तो डायरेक्टली एक लेक्चर की तरह सुनना है तो प्लीज़ स्टे अटेंटिव। आई से इट अगैन एंड अगैन, बट प्लीज़ स्टे अटेंटिव, राइट। सो चलो वील स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट काउंसलिंग इज, ठीक है। काउंसलिंग होती क्या है? तो काउंसलिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स अ प्रोफेशनली ट्रेन्ड काउंसलर असिस्टिंग अ क्लाइंट विद पर्टिकुलर कंसर्न्स। तो यहाँ पे चार चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि प्रोफेशनली ट्रेन्ड इंडिविजुअल होना चाहिए, राइट। आजकल हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं दैट दे राइट काउंसलर इन देयर बायो, बट हाउ डू वी नो वेदर दे आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड और नॉट? क्या उन्होंने MA इन साइकोलॉजी कर रखी है, क्या वो रजिस्टर्ड है कहीं पे एज अ काउंसलर, right? So these things are very important to understand when we come to seeking the thing कि whether somebody is professionally trained or just on the basis of their followers they are saying that we are a counselor, right? तो काउंसलिंग में एक प्रोफेशनली ट्रेंड काउंसलर होने की ज़रूरत है। दूसरी बात, काउंसलिंग में क्या होता है कि जो प्रोफेशनली ट्रेंड काउंसलर हैं वो एक क्लाइंट को असिस्ट करते हैं। तो बहुत लोगों का बिलीफ होता है कि जो काउंसलर है वो डायरेक्टली बताते हैं क्लाइंट को या ऑर्डर्स देते हैं क्लाइंट को कि ये करो, बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। Usually it is that counselors assist the client with their problems. They are not directing them कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें फिर ये करना चाहिए। वो ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, वो असिस्ट करते हैं क्लाइंट को। अब असिस्ट किस चीज़ में करते हैं? टू डील विद द पर्टिकुलर कंसर्न्स दैट द क्लाइंट इज हैविंग। तो जो भी कंसर्न्स क्लाइंट को है उसके साथ डील करने के लिए एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड काउंसलर जो है वो असिस्ट करता है क्लाइंट को, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज द प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग। तो अगर हमें बहुत सिंपल भाषा में समझना है तो ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी काउंसलिंग की, राइट। नाउ वील मूव फॉरवर्ड एंड वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। कि गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस होता है? कई बार होता है ना कि मतलब जब आप 11th-12th में होते हैं तो कई टीचर्स आपको गाइड करते हैं, इवन दो दे आर नॉट फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी, येट वो आपको गाइडेंस देते रहते हैं कि आगे आपको अपनी फील्ड में क्या करना चाहिए या आपको स्टडीज़ कैसे मेंटेन करनी चाहिए, स्केड्यूल कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो दे यूजुअली गिव यू गाइडेंस। इवन सम ऑफ आर रिलेटिव्स और सम ऑफ आर फ्रेंड्स हु आर एल्डर फ्रॉम अस और आर सिबलिंग्स हु आर एल्डर फ्रॉम अस ऑल्सो गिव अस गाइडेंस। बट ये जो गाइडेंस है वो काउंसलिंग से डिफरेंट कैसे है वो हमें समझना है इस वाली स्लाइड में, ठीक है।
तो गाइडेंस इज एन एडवाइस। तो सबसे पहली चीज़ ही ये आ गई कि गाइडेंस जो है वो एडवाइस होती है। और एडवाइस क्या होता है, जिसमें हम किसी इंसान को डायरेक्टली बोलते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए। जैसे अगर किसी बच्चे को हम एडवाइस दे रहे हैं तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं उसे कि पढ़ाई पे अभी ज़्यादा फोकस करो, तुम्हारी 11th-12th है, बोर्ड्स हैं, राइट। वी आर डायरेक्टली इन सॉर्ट ऑफ गिविंग एन ऑर्डर टू दैट चाइल्ड, हम उसे एडवाइस कर रहे हैं, राइट। तो गाइडेंस में एडवाइस इन्वॉल्व होती है एंड इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व होते हैं ऑन जनरल प्रॉब्लम्स विच आर गिवन बाय समवन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड और इज क्वालिफाइड। तो हो सकता है कि आपको आगे जाके केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो जो भी केमिस्ट्री ऑनर्स में थोड़े क्वालिफाइड हैं और एक पोजीशन पे हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं, वो आपको उस चीज़ के ऊपर गाइडेंस दे सकते हैं, राइट। या फिर जो वैसे ही लाइफ में थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं तो ऑन सम जनरल लाइफ इश्यूज़ पे वो आपको गाइडेंस दे सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट गाइडेंस is. बट एट द सेम टाइम काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग एक प्रोफेशनल एडवाइस है। मतलब एक प्रोफेशनल आपको असिस्ट करते हैं उस एडवाइस के थ्रू विच इज़ गिवन बाय अ काउंसलर बेस्ड ऑन पर्सनल और साइकोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो साइकोलॉजी रिलेटेड यानी कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर जो प्रोफेशनल एडवाइस दी जाती है बाय अ काउंसलर, दैट इज़ रेफर्ड टू एज काउंसलिंग। बट जनरल प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस या एडवाइस दिए जाएं बाय somebody who is more qualified in that particular field or more experienced in life is said to be giving guidance on it, right? This is your first difference between the two. अब सेकंड डिफरेंस क्या होता है कि जो गाइडेंस है उसका एक ब्रॉड स्कोप होता है। गाइडेंस जो है एक बहुत ब्रॉड टर्म है, राइट। और उसका देयरफॉर एक ब्रॉड स्कोप भी होता है, जैसे कि आप एजुकेशनल गाइडेंस भी रिसीव कर सकते हो किसी से, करियर गाइडेंस जैसा कि हमने जस्ट अभी एग्जाम्पल में डिस्कस किया, राइट, कि आपको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है तो कोई जो केमिस्ट्री के फील्ड में क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हो तो उनसे आप करियर गाइडेंस ले सकते हो। देन फाइनेंशियल गाइडेंस भी हो सकता है दैट आफ्टर अ सर्टेन एज व्हेन यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी, तो यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम समबडी हु इज़ एक्सपीरियंस्ड इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट, राइट। तो आप उनसे फाइनेंशियल गाइडेंस ले सकते हो। हेल्थ गाइडेंस लेने के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो गाइडेंस का एक ब्रॉड स्कोप है, वो लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। गाइडेंस हैज़ अ ब्रॉडर स्कोप, करियर गाइडेंस, फाइनेंशियल गाइडेंस, हेल्थ गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस, कुछ लाइफ में कुछ भी इशू है तो उससे रिलेटेड गाइडेंस। बट एट द सेम टाइम काउंसलिंग जो है वो पर्टिकुलरली और एसेंशियली कवर करता है पर्सनल और साइकोलॉजिकल असिस्टेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल को पर्सनली असिस्ट करना, उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को असिस्ट करना इन्वॉल्व होता है काउंसलिंग में, ठीक है। तो काउंसलिंग स्पेसिफिक है, गाइडेंस एक ब्रॉड टर्म है, राइट। फिर आ जाते हैं थर्ड डिफरेंस जो तीनों में है। थर्ड डिफरेंस क्या है, दैट गाइडेंस में क्या होता है, दैट एनीवन हु हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस एंड गुड नॉलेज कैन गिव इफेक्टिव गाइडेंस टू अदर्स, है ना। कि किसी को भी अगर एक पर्टिकुलर फील्ड में कम से कम 10-15 साल हो गया काम करते हुए, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया उस फील्ड में, अच्छी खासी नॉलेज उन्होंने गेन कर लिया, तो वो अपने फील्ड से रिलेटेड गाइड किसी को भी कर सकते हैं, राइट। तो जैसे सपोजिंगली अभी जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स के फाइनल ईयर में या फिर मास्टर्स में होंगे, वो स्कूल स्टूडेंट्स को उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स के वक्त जो स्ट्रेस हो रहा है थोड़ा बहुत, या फिर अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स का फॉर्म कैसे भरना है, या जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम देने जाने के लिए एक सेंटर अलॉट होता है उसमें जाके कैसे प्रोसीजर फॉलो करना होता है, उस चीज़ पे आप लोग अच्छे से गाइड कर सकते हैं बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस्ड इन दैट। आप उस चीज़ के थ्रू ऑलरेडी गो थ्रू कर सकते हैं, आपको नॉलेज है उस चीज़ की, राइट। सो यू कैन ऑल्सो गिव गाइडेंस। बट काउंसलिंग में क्या होता है, इट नीड्स टू बी डन विद अ प्रोफेशनल काउंसलर। वाई? बिकॉज वी आर डीलिंग विद द पर्सनल इशूज ऑफ अ पर्सन, वी आर डीलिंग with the psychological issues that a person might be facing, and when we deal with personal and psychological or mental health related issues, it should be done with somebody who is trained in that particular field, somebody who is professional counselor, right, जिनके पास एक रिकॉग्नाइज्ड लाइसेंस हो ताकि वो काउंसलर की तरह प्रैक्टिस कर सके। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, राइट। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई होप आपका अटेंशन अभी तक रिटेन्ड है और आप इंस्टाग्राम चलाने नहीं लग गए हो, राइट। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड।
टू अंडरस्टैंडिंग द गोल्स ऑफ काउंसलिंग, कि भाई काउंसलिंग करते क्यों हैं, क्या बेनिफिट्स हैं काउंसलिंग के, क्या गोल्स अकम्प्लिश करती है काउंसलिंग। तो सबसे पहला गोल आ जाता है टू फैसिलिटेट बिहेवियर चेंज। जो भी क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं, दे वांट टू चेंज समथिंग इन देमसेल्व्स और इन देयर एवरीडे रूटीन और इन देयर बिहेवियर, देयरफॉर दे फेल्ट द नीड टू कम टू अ काउंसलर, राइट। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है। तो ताकि हम बिहेवियर चेंज, किसी इंसान के बिहेवियर चेंज को फैसिलिटेट कर सकें, वो एक गोल होता है काउंसलिंग का। सेकेंड गोल इज हेल्प द क्लाइंट रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। अब जो भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है, इफ़ यू आर द काउंसलर, तो whoever is coming to you as a client, they might be having some or the other issue, that is why they are there in front of you. तो एक गोल काउंसलिंग का ये भी है कि जो क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना, क्लाइंट को हेल्प करना ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके, राइट। थर्ड गोल है टू एम्पावर द क्लाइंट टू डेवलप कोपिंग एबिलिटीज़। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल हो जाता है काउंसलिंग का। वाई? बिकॉज हमें जो है क्लाइंट को डिपेंडेंट नहीं बनाना है अपने ऊपर। वी डोंट वांट कि क्लाइंट को लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए एंड द क्लाइंट सडनली कम्स टू द काउंसलर एंड सेज कि मुझे लाइफ में प्रॉब्लम है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए, राइट। फिर से कोई प्रॉब्लम आई, फिर वो क्लाइंट काउंसलर के पास आ गया कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। नो, व्हाट वी नीड टू डू इज, अ गोल ऑफ काउंसलिंग इज कि हम क्लाइंट को इतना एम्पावर करें ताकि उसके अंदर कोपिंग एबिलिटीज डेवलप हो जाए। इफ देयर इज सम मेजर लाइफ इवेंट, देन द क्लाइंट मे कम टू द काउंसलर, बट वी शुड एम्पावर द क्लाइंट विद दीज मैनी कोपिंग एबिलिटीज की जो माइनर डेली के इवेंट्स हो रहे हैं उनके लाइफ में, जो हो सकता है स्ट्रेसफुल हो, उनके साथ वो डील कर पाए, बिकॉज उनके साथ वो कोप कर पाए, बिकॉज हमने अब क्लाइंट को एम्पावर किया है। तो वी डू नॉट वांट टू मेक द क्लाइंट डिपेंडेंट ऑन अस, रादर वी वांट टू एम्पावर द क्लाइंट विद कोपिंग एबिलिटीज, राइट। द फोर्थ गोल ऑफ काउंसलिंग इज टू प्रमोट डिसीजन मेकिंग। तो क्लाइंट के अंदर भी डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसको प्रमोट करना है। तो ये इस ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड ही है, ठीक है, क्योंकि हमें क्लाइंट को डिपेंडेंट नहीं करना, वी वांट टू मेक देम इंडिपेंडेंट, वी वांट टू एम्पावर देम, इसीलिए हमें उनमें एक डिसीजन मेकिंग का जो एबिलिटी होता है उसको प्रमोट करना है ताकि वो अपने लिए डिसीजंस खुद ले पाए एंड दे डू नॉट डिपेंड ऑन समबडी एल्स फॉर द डिसीजंस टू बी मेड, राइट। नेक्स्ट गोल इज टू इम्प्रूव द क्लाइंट्स रिलेशन। अब क्लाइंट के जो आउटर वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप्स हैं और खुद के साथ जो क्लाइंट का रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करना भी काउंसलिंग का एक गोल होता है, राइट। The next goal is to help the client maximize their potential. अब ये तो एक बहुत ही ज़्यादा important goal हो जाता है काउंसलिंग का। Why? Because जो भी potential client के अंदर है, अगर वो potential maximize हो जाए, so then the client will be able to fully function. ठीक है, फुल्ली फंक्शनिंग इंडिविजुअल का एक कॉन्सेप्ट है जो कार्ल रॉजर्स ने दिया था। ये वाला गोल जो है काउंसलिंग का वो थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड है। सो वन ऑफ द गोल ऑफ काउंसलिंग इज ऑल्सो कि हम क्लाइंट को उसके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करें और सपोर्ट करें। Another goal of counseling is to help accomplish goals that are decided by the counselor and client mutually. तो जो goals होते हैं काउंसलिंग में कि भाई हमें इस चीज़ पे काम करना है, ठीक है, इस चीज़ को हम stages of counseling में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ अभी की अंडरस्टैंडिंग के लिए we set certain goals while we go to counseling, ठीक है। जब हम काउंसलिंग करते हैं तो कुछ गोल्स सेट करते हैं और काउंसलर एंड द क्लाइंट दे म्यूचुअली सेट दीज गोल्स, ठीक है, म्यूचुअली दोनों सेट करते हैं कुछ गोल्स जो उनको अचीव करने होते हैं, जिन पे उन्हें काम करना होता है। तो वन ऑफ द गोल ऑफ काउंसलिंग ऑटोमेटिकली बिकम्स कि काउंसलर और क्लाइंट जो भी गोल्स आपस में डिसाइड कर रहे हैं म्यूचुअली, उनको अकम्प्लिश करना। सो दीज आर सम ऑफ द गोल्स ऑफ काउंसलिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है। आई होप आई डोंट नीड टू रिपीट इट। अगर कुछ भी डाउट हो किसी भी एरिया में तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, राइट, और यू कैन ऑल्सो रीच आउट वाया सोशल मीडिया, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब आ जाता है एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग। तो जो काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है उसमें कुछ स्टेजेस होती हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ इसी ऑर्डर में जैसा कि लिखी गई है स्क्रीन पे, एज इट इज़ इसी ऑर्डर में rigidly follow हो, but mostly this is the order that goes about when we are in the procedure of counseling, ठीक है।
तो पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज है रिलेशनशिप बिल्डिंग और रैपो फॉर्मेशन। दोनों चीज़ों में से कुछ भी बोल सकते हो, रिलेशनशिप बिल्डिंग भी बोल सकते हो, रैपो फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। दैट कम्स एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ काउंसलिंग। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो सबसे पहला स्टेज है ये, तो दैट मीन्स द क्लाइंट हैज़ कम टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम। वी आर एज्यूमिंग दैट यू आर द काउंसलर ओवर हियर, ठीक है। तो क्लाइंट जो है वो आपके पास पहली बार आया है। तो अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब भी आप किसी से जनरली भी पहली बार बात करते हो तो यू ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, है ना, एक रैपो बनाने की कोशिश करते हो उस इंसान के साथ। तो यहाँ पे जो काउंसलिंग का रिलेशनशिप है वो बिल्ड करना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ओनली देन द क्लाइंट विल बी एबल टू ओपनली टॉक टू यू एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई जो क्लाइंट है वो उसकी क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से वो आपके पास आया है, ठीक है। तो पहले स्टेज जो है रिलेशनशिप बिल्डिंग और रैपो फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, वी यूजुअली टेक केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री क्या होती है? केस हिस्ट्री में हम जैसे क्लाइंट की डेमोग्राफिक्स लेते हैं। डेमोग्राफिक्स जैसे नेम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, फैमिली डिटेल्स क्या है, ठीक है, कि क्या क्या फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कहाँ पे रहते हैं, व्हाट आर यू डूइंग करंटली, वर्किंग या स्टडिंग, स्टडिंग तो कौन सी क्लास में। सो दीज आर बेसिकली द डेमोग्राफिक डिटेल्स दैट वी टेक एंड अदर डिटेल्स ऑल्सो आर इन्वॉल्व इन केस हिस्ट्री। इफ़ यू वॉन्ट आई कैन डू वन कंप्लीट वीडियो ऑन हाउ टू टेक केस हिस्ट्री एज वेल। तो नीचे कमेंट करके बताना अगर आपको उस पर भी चाहिए तो यूजुअली ये जो फर्स्ट स्टेज होती है काउंसलिंग की रैपो फॉर्मेशन में, उसमें हम केस हिस्ट्री लेते हैं, क्लाइंट के बारे में डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशंस लेते हैं, राइट। वी ऑल्सो फॉर्म अ रैपो विद द क्लाइंट। वी ट्राई टू मेक द क्लाइंट कंफर्टेबल, ठीक है, जितना हो सके क्लाइंट को कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं उस न्यू स्पेस में, ठीक है। हम क्लाइंट को रियलाइज़ कराते हैं कि ये जो आपकी स्पेस है ये आपकी स्पेस है और एक सेफ स्पेस है जहाँ पे आप ओपनली बात कर सकते हो, जहाँ पे कोई आपको जज नहीं करेगा, जहाँ पे जो भी बात आप करोगे वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है फर्स्ट सेशन में बतानी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्लाइंट को, बिकॉज द क्लाइंट इज़ ऑल्सो देयर इन अ न्यू स्पेस। ऑलरेडी उनके लाइफ में कुछ इशू है बिकॉज ऑफ विच दे माइट हैव कम टू द काउंसलर। नाउ दिस इज़ अ न्यू स्पेस, अ न्यू पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम। तो एकदम से तो वो कुछ भी शेयर करना शुरू नहीं कर देंगे, दे विल हैव देयर ओन एप्रीहेंशंस, राइट। तो देयरफॉर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो फर्स्ट स्टेज है रैपो फॉर्मेशन का, उसमें आप क्लाइंट को कंफर्टेबल फील कराओ, क्लाइंट को रियलाइज़ कराओ कि ये एक सेफ स्पेस है जिसमें आपको जज नहीं किया जाएगा। उनको उस क्लाइंट को आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू एम्पैथी प्रोवाइड करो, कंपैशन प्रोवाइड करो और क्लाइंट को बताओ कि वट एवर वी टॉक ओवर हियर, वट एवर is discussed over here stays over here only, everything is confidential, कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होगी आपकी। सो दिस इज स्टेज 1 ऑफ काउंसलिंग फॉर यू, राइट। फिर आती है स्टेज 2 ऑफ काउंसलिंग, दैट इज प्रॉब्लम असेसमेंट। अब स्टेज 1 ऑफ काउंसलिंग जैसे ही थोड़ी बहुत पार होती है, आपको रियलाइज़ होने लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत रैपो फॉर्म हो गई है क्लाइंट के साथ एंड द क्लाइंट हैज़ बिगिन टू ओपन अप एंड टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, तो आ जाता है आपका प्रॉब्लम असेसमेंट का स्टेज, जिसमें आप प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करते हो और असेस करते हो, राइट। बेसिकली वी वांट टू फाइंड द इशू कि भाई क्लाइंट जिस वजह से भी काउंसलिंग में आया है वो वजह क्या है, वो इशू क्या है जो क्लाइंट को ट्रबल कर रहा है, राइट। सो वी वांट टू फाइंड द इशू कि क्या वो इशू क्लाइंट के ही बिहेवियर में है या वो इशू क्लाइंट के इन्वायरमेंट में है, जैसे कि उसके फैमिली में या उसके वर्क प्लेस में या उसके अगर स्कूल गोइंग है तो स्कूल में, यूनिवर्सिटी गोइंग है तो यूनिवर्सिटी में। सो वी ट्राई टू फाइंड वेयर एग्जैक्टली द इशू इज इट इन द क्लाइंट्स बिहेवियर, इज इट इन द क्लाइंट्स इन्वायरमेंट। वी ट्राई टू मोटिवेट द क्लाइंट टू सीक काउंसलिंग, ठीक है। हम क्लाइंट को मोटिवेट भी करते हैं कि भाई अगर आप काउंसलिंग के लिए आए हो तो इसमें एफर्ट डालो एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द रीज़न दैट यू हैव कम टू काउंसलिंग, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अब ऐसे डायरेक्टली आप किसी से नहीं पूछते कि भाई क्यों आए हो काउंसलिंग के लिए, राइट। दैट वुड बी अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एंड अ वेरी डॉन्टिंग क्वेश्चन एज वेल, बट through different ways we try to assess the problem, we try to find the issue that is troubling the client, that has brought the client to the counseling session. Then the third stage of counseling is goal setting. अब एक बार आपकी रैपो फॉर्म होने लगी, क्लाइंट बातचीत करने लगा आपसे, राइट, थोड़ी बहुत अपनी इश्यूज बताए क्लाइंट ने, तो आपको एक कुछ आइडिया लगा कि अच्छा ये इशू हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपका स्टेज आता है गोल सेटिंग का।
गोल सेटिंग के स्टेज में क्या होता है कि एक म्यूचुअल डिस्कशन होता है काउंसलर और क्लाइंट के बीच में, ठीक है। काउंसलर और क्लाइंट के बीच में एक म्यूचुअल डिस्कशन होता है जिससे वो एक कंक्लूजन पे अराइव करते हैं, एक गोल पे अराइव करते हैं। अब ये जो गोल है वो रियलिस्टिक गोल होता है, अचीवेबल गोल होता है। ऐसे नहीं होता कि जैसे हम रात को 12 बजे मोटिवेशनल गाने सुन रहे हैं कि कर हर मैदान फतेह, और वो गाने सुन के हम एक टाइम टेबल बना दें जो इतना रिजिड हो कि हम फॉलो ही ना कर पाए, जो इतना अनरियलिस्टिक हो कि भाई सुबह 5 बजे उठना है और फिर रात को 12 बजे सोना है, दिन में भी नहीं सोना, बिल्कुल पढ़ाई करना है 6-7 घंटे लगातार। तो वो बहुत अनरियलिस्टिक टाइम टेबल होता है, राइट। आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट हैव हैड दिस एक्सपीरियंस कि रात को मोटिवेशनल गाने सुनते सुनते एक टाइम टेबल बना लिया और वो इतना अनरियलिस्टिक हो गया कि अगले दिन उसे फॉलो ही नहीं कर पाए, राइट। फिर वो कहीं डस्टबिन में या किसी कॉपी के लास्ट पेज में पड़ा रह गया। तो गोल सेटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट और काउंसलर आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन सा गोल है जिस पे उन्हें काम करना है, कौन सा इशू है जिस पे उन्हें काम करना है। बट वट एवर गोल दे सेट, दैट गोल इज अचीवेबल एंड रियलिस्टिक, कि भाई वो चीज़ हो सके, वो चीज़ अचीव हो सके। वाई समथिंग शुड बी रियलिस्टिक। अब वो गोल रियलिस्टिक होगा और अचीवेबल होगा तो ही पॉसिबल होगा कि वन फाइन डे द क्लाइंट विल बी एबल टू अचीव दैट गोल। और जैसे ही वो गोल अचीव होगा तो क्लाइंट विल गेट अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। क्लाइंट का जो सेल्फ एस्टीम है, जो कॉन्फिडेंस है, वो इंक्रीज होने लगेगा बाय अचीविंग दैट पर्टिकुलर गोल, एंड द क्लाइंट विल बी मोर मोटिवेटेड टू वर्क टूवर्ड्स देयर इशू एंड रिजॉल्विंग देयर इशू, राइट। और म्यूचुअली क्यों डिसाइड करते हैं गोल? म्यूचुअली इसलिए डिसाइड करते हैं बिकॉज अगर काउंसलर ही डायरेक्टली क्लाइंट को सब कुछ बता देगा कि भाई ये चीज़ें हैं, इस पे काम करना है, देन मे बी द क्लाइंट विल नॉट बी मोटिवेटेड इनफ टू डील विद इट, राइट। बट अगर क्लाइंट भी अपने इनपुट्स बता रहा है कि भाई हाँ मुझे लगता है ये इश्यूज है और शायद मुझे इस पे काम करना चाहिए, देन द क्लाइंट विल ऑल्सो हैव सम सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी कि ठीक है मैंने भी इस चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो आई शुड वर्क टूवर्ड्स अचीविंग दिस पर्टिकुलर गोल, ठीक है। तो हम गोल सेटिंग में बेसिकली वी फाइंड सम एरियाज अपॉन विच वी कैन वर्क, right, by which we can solve the issues that the client might be facing। और काउंसलर का जो रोल होता है इसमें, काउंसलर का रोल होता है टू इंटरवीन एंड गाइड द क्लाइंट टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल। अगर क्लाइंट अनेबल है कि मतलब क्लाइंट बोले कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे किस चीज़ पे काम करना चाहिए, आई एम अनेबल टू डिसाइड अ गोल फॉर माई सेल्फ, देन द काउंसलर विल इंटरवीन एंड विल ट्राई टू शिफ्ट द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्वर्जेशन ताकि क्लाइंट अपने आप ही एक पर्टिकुलर गोल पे रीच करे, राइट। सो दीज आर द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग। पहले रैपो फॉर्म कर ली, प्रॉब्लम असेस कर ली, गोल सेट कर लिया। अब जो 4th स्टेज आती है, थोड़ा मैं ये स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, राइट, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया, राइट। देन द 4th स्टेज ऑफ काउंसलिंग इज काउंसलिंग इंटरवेंशन। अब आता है काउंसलर का रोल, ठीक है। हमने रैपो फॉर्म कर लिया, हमने प्रॉब्लम असेस कर ली, गोल सेट कर लिया, तो अब हमारे पास एक टारगेट आ गया कि भाई इस चीज़ पे हमें काम करना है। तो अब वो काम कैसे करना है उसमें आपका आता है काउंसलर का मेजर रोल, वेयर देयर विल बी टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी दैट विल बी अप्लाइड टू इंटरवीन, ठीक है। तो काउंसलिंग इंटरवेंशन में बेसिकली वी पुट इन द साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, जो भी हमने साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में सीखा है उन टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है सो एज टू हेल्प द क्लाइंट रीच अ पर्टिकुलर गोल दैट हैज़ बीन डिसाइडेड, ठीक है। क्या क्या काउंसलिंग इंटरवेंशंस हो सकते हैं, जैसे आजकल तो बहुत फेमस जो काउंसलिंग इंटरवेंशन है वो है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, राइट, या फिर आर्ट थेरेपी हो सकता है, माइंडफुलनेस हो सकता है। ये कुछ एग्जांपल्स है काउंसलिंग इंटरवेंशंस के, राइट। तो काउंसलिंग इंटरवेंशन में बेसिकली काउंसलर क्या एम करता है, द काउंसलर एम्स टू चैलेंज द इर्रेशनल बिलीव्स, द इर्रेशनल थॉट्स, the irrational behaviors of the client and tries to convert them into rational ones। irrational क्या होता है, जो मतलब रियलिटी से बहुत दूर हो, अवे फ्रॉम रियलिटी। तो उन इर्रेशनल थॉट्स को द काउंसलर ट्राइज टू कन्वर्ट इनटू रैशनल थॉट्स, बिहेवियर्स, ठीक है, जो रियलिटी से थोड़े सिंक्रोनाइज्ड हो, इन सिंक विद रियलिटी, सो दैट द क्लाइंट इज एबल टू रीच देयर पर्टिकुलर गोल,
ठीक है, तो आई होप आपको ये 4 स्टेजेस अभी तक क्लियर हैं। रैपो फॉर्म करी है, प्रॉब्लम असेस करी है, गोल सेट किए हैं कि भाई किस चीज़ पे काम करना है, सबसे पहले कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है काम करने के लिए। जैसे ही पता लगा कि ये चीज़ पे है हमें जो काम करना है, ये टारगेट है हमारा, तो फिर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स लगाए, काउंसलिंग इंटरवेंशन करी। एंड देन द 5th स्टेज इज इवैल्यूएशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है ना, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि ज़रूरी नहीं है ये इसी रिजिड मैनर में चले। हो सकता है कि प्रॉब्लम असेस कर ली पर गोल सेटिंग करते वक्त फिर से थोड़ी बहुत रैपो फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी। हो सकता है कि काउंसलिंग इंटरवेंशंस अप्लाई करते करते कुछ और प्रॉब्लम्स सामने आई तो कुछ और गोल्स में एडिशंस या सब्ट्रैक्शंस होने लगे। सो दीज कैन गो इन अ डिफरेंट मैनर एज वेल। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल इसी रिजिड स्ट्रक्चर में चले, बट दिस इज़ फॉर आर अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर पुटिंग इट इन दिस स्ट्रक्चर, राइट। Then your last stage of counseling becomes evaluation and termination. अब evaluation and termination में क्या होता है? evaluation पहले हम समझ लेते हैं। evaluation में basically हम ट्राई करते हैं इवेल्यूएट करना दैट वेदर वॉट एवर इंटरवेंशंस वी आर अप्लाइंग, है ना, जो भी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हम क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उनको अपने गोल तक रीच करने के लिए, क्या वो इंटरवेंशन उन पे काम कर भी रहे हैं कि नहीं। इज द क्लाइंट एबल टू फॉलो दोज इंटरवेंशंस और नॉट, इज इट सूटेबल फॉर द क्लाइंट। हो सकता है आप आर्ट थेरेपी लगाने की कोशिश करो बट द क्लाइंट इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट, तो वो फॉलो अप हो ही नहीं पा रहा क्लाइंट से, देन यू विल हैव टू चेंज योर इंटरवेंशन, राइट। हो सकता है आपने सीबीटी लगाई और वो काम कर रही है, कुछ कुछ रिजल्ट शो कर रही है, देन इवैल्यूएशन एक पॉजिटिव इवैल्यूएशन हो जाएगा कि हाँ भाई ये टेक्निक काम कर रही है क्लाइंट के ऊपर, वी कैन गो अहेड विद इट। So basically we have to evaluate whether your intervention is effective for the client or not, right? हर एक इंसान डिफरेंट होता है एक दूसरे से, तो सबके ऊपर डिफरेंट इंटरवेंशंस काम करेंगे। हो सकता है किसी के ऊपर कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरवेंशंस काम करें, राइट। तो अगर इंटरवेंशंस क्लाइंट के ऊपर काम कर रहे हैं, रिजल्ट्स शो हो रहा है, देन ग्रेजुअली वी मूव टूवर्ड्स द पार्ट ऑफ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होता है? when we end the counseling session, है ना, काउंसलिंग के जो प्रोसेस है उसको बंद कर देते हैं क्लाइंट के साथ। we tell the client, ऐसे इमीडिएटली नहीं होता कि one fine day I call the client and I say कि भाई अब तुम्हारे ऊपर जो है you know we have reached our goals and interventions are also working so now we'll not meet. We do not do this immediately. और ऐसा भी नहीं होता कि वन फाइन सेशन में क्लाइंट को बोल दिया कि ओके टाटा बाय, अब हमारा गोल्स रीच हो गया, नाउ यू मे लीव। दिस इज नॉट द करेक्ट वे, राइट, because then the client will not get the closure that the client requires. Termination is also an art. हमें कुछ वक्त पहले से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्लाइंट को एक्विप कर देना चाहिए, क्लाइंट को रेडी करना चाहिए दैट सून वी विल बी टर्मिनेटिंग द सेशंस बिकॉज यू आर रीचिंग योर गोल्स। ठीक है, हमें क्लाइंट को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए कि भाई 1-2 सेशंस के बाद मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी टर्मिनेटिंग आवर काउंसलिंग प्रोसेस बिकॉज नाउ यू आर सक्सेसफुल इन रीचिंग योर गोल एंड वट एवर प्रॉब्लम यू केम इन विथ हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। ठीक है, तो इमीडिएटली टर्मिनेट नहीं करना है बट ग्रेजुअली उस प्रोसीजर तक क्लाइंट को लेके जाना है, सपोर्ट करना है उस प्रोसीजर तक, एंड वी नीड टू टेल देम एंड मेक देम अंडरस्टैंड दैट सी वट एवर इशू यू हैड एट प्रेजेंट दैट इशू हैज़ बीन रिजॉल्व्ड, सो नाउ वी विल बी टर्मिनेटिंग आवर सेशंस बट ऑफ कोर्स यू नो यू कैन रीच आउट इन फ्यूचर इफ यू वांट, इफ यू विश टू। ठीक है, तो दिस इज द आर्ट ऑफ टर्मिनेशन। तो आप इवैल्यूएट करोगे पहले कि वो प्रोसीजर्स काम कर रहे हैं क्लाइंट के ऊपर कि नहीं काम कर रहे हैं, देन यू गो अहेड विद टर्मिनेशन। सो दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और डिस्कस करना भी इनको इम्पॉर्टेंट था, राइट। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि काउंसलिंग की क्या क्या अप्रोचेज होती हैं, व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेज इन काउंसलिंग। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो 3 अप्रोचेज हैं हमारे पास, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड एक्लेक्टिक। ठीक है, वी आर हैविंग 3 अप्रोचेज। डायरेक्टिव को वी ऑल्सो कॉल इट एज पर्सपेक्टिव और काउंसलर सेंटर्ड, नॉन डायरेक्टिव ऑल्सो नोन एज क्लाइंट सेंटर्ड एंड एक्लेक्टिक। तो जो डायरेक्टिव अप्रोच होती है या काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच होती है, इसमें क्या होता है, जो काउंसलर होता है वो लीड रोल प्ले करता है। तो जो भी काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं उसमें लीड रोल काउंसलर प्ले करता है और उस पूरे के पूरे सेशन को काउंसलर ही ड्राइव करता है। नाउ सिंस द काउंसलर इज प्लेइंग द लीड रोल इन दैट पर्टिकुलर सेशन, तो काउंसलर ही क्लाइंट को गाइड करता है थ्रू आउट।
ठीक है, काउंसलर ही क्लाइंट को डिसीजन मेकिंग में भी गाइड करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, अब वो करना चाहिए। तो देयरफॉर इसका नाम डायरेक्टिव भी है कि काउंसलर जो है क्लाइंट को डायरेक्शंस दे रहा है। सो जो काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच होती है काउंसलिंग में, यूजुअली द काउंसलर इज प्लेइंग द लीड रोल, द काउंसलर इज ड्राइविंग द सेशन। ठीक है, काउंसलर ही ज़्यादा बातें भी करते हैं उस सेशन में, काउंसलर ही क्लाइंट को गाइड कर रहे हैं, अपने सेशंस को लेके जा रहे हैं कि अब हमें ये करना है, अब हमें इस बारे में बात करनी है। काउंसलर का एक एक्टिव रोल होता है। Now, because of all of these reasons, the counselor-centered approach is very much problem focused. इस पे फोकस क्लाइंट पे कम और क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उस पे ज़्यादा होता है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स देयर कैन बी सर्टन डिसएडवांटेजेस एज वेल। ठीक है, काउंसलर सेंटर्ड का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? डिसएडवांटेज ये हो सकता है दैट यू नो द क्लाइंट विल नॉट फील हर्ड, क्योंकि हर वक्त प्रॉब्लम पे फोकस किया जा रहा है, काउंसलर ही लीड रोल प्ले कर रहा है, काउंसलर ही क्लाइंट को गाइड कर रहा है, तो द काउंसलर मे नॉट फील हर्ड इनफ, द क्लाइंट मे नॉट फील हर्ड इनफ, है ना। क्लाइंट को लगेगा कि भाई यार मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा कोई, है ना, या मुझे जैसे करना है वैसा तो हो ही नहीं रहा, मुझे तो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं सीधा। बट देन देर आर ऑल्सो सर्टन बेनिफिट्स ऑफ काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच। बेनिफिट्स क्या होंगे कि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हम इसमें काउंसलर को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एक्टिव रोल लेने का, तो काउंसलर ठक 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 चीज़ें बता के जो है जल्दी से वाइंड अप कर देते हैं सेशंस। सो इट इज़ वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग and also sometimes it is more satisfying for certain clients. Who are those clients? अब देखो कई लोग होते हैं जिनको जो है बेटर लगता है जब उन्हें गाइडेंस दी जाए तो हर एक चीज़ में, या जब उन्हें हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ ऑर्डर्स दे दिए जाएं डेडलाइंस मीट करने के लिए, तो दे फील मच कंफर्टेबल रादर दैन जब हर चीज़ उनके ऊपर ही छोड़ दी जाए। सो दोज पीपल हु फील मोर कंफर्टेबल व्हेन दे रिसीव सर्टन गाइडेंस और व्हेन दे फील दैट दे आर मोर गाइडेड, देन दोज पीपल फील गुड इन काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, फिर दूसरी आ जाती है क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच। क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच दी थी कार्ल रॉजर्स ने, राइट। एंड व्हाट यूजुअली हैपन्स, जैसा कि नेम ही सजेस्ट करे है कि ये क्लाइंट सेंटर्ड है, तो यहाँ पे क्लाइंट है जो गाइड करता है और सेशन को कैरी आउट करता है। नाउ दिस डजंट मीन कि क्लाइंट ही जो है काउंसलर से क्वेश्चंस पूछने लग जाए कि अच्छा आप बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है या समथिंग लाइक दैट, बट व्हाट हैपन्स इज दैट द काउंसलर टेक्स अ बैक सीट इन दीज सेशंस। काउंसलर क्लाइंट को डायरेक्टली कोई एडवाइस नहीं देने लगता है, काउंसलर क्लाइंट को कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बताता है, ठीक है। रैदर जो काउंसलर है वो क्लाइंट को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि क्लाइंट को काउंसलिंग सेशन में जो डिस्कशन करना है वो डिस्कस करे। क्लाइंट की जो फीलिंग्स है उनको सप्रेस नहीं किया जाता कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें इस पे बात करना है, ऐसा नहीं होता, right? Whatever the client wishes to discuss and in whichever way and direction the client wants to take the session, the client is given a free hand in doing that. Counselor का काम क्या होता है client centered में? The only role that counselor plays in the client centered approach is that the counselor provides a safe space for the client, a non-judgmental space for the client, an empathetic space for the client, and the counselor facilitates the procedure of the session. काउंसलर का एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है कुछ इम्पॉर्टेंट ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने का रोल क्या होता है कि भाई कई बारी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो क्लाइंट को थिंक करने पे मजबूर कर दें कि व्हाट एग्जैक्टली डू आई वांट फ्रॉम लाइफ, है ना। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो यू विल टेक सम टाइम टू रिस्पॉन्ड टू दैट। सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना इज ऑल्सो एन आर्ट एंड द काउंसलर फैसिलिटेट्स अ सेशन इन द क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, आस्क्स ओपन एंडेड क्वेश्चंस, प्रोवाइड्स अ सेफ नॉन जजमेंटल एंड एम्पैथेटिक स्पेस ताकि क्लाइंट जो है वो ओपनली बात कर सके। नाउ काउंसलर सेंटर्ड जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फोकस्ड थी, क्लाइंट सेंटर्ड काफ़ी ज़्यादा इमोशन फोकस्ड है। इट फोकसेज अ लॉट ऑन द इमोशंस दैट द क्लाइंट माइट बी एक्सपीरियंसिंग एट द मोमेंट, ठीक है। तो ये हो गई सेकेंड अप्रोच। नाउ द थर्ड अप्रोच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच और ये अप्रोच ही मॉडर्न डेज में यूज़ की जाती है मोस्टली। इट इज़ नोन एज एक्लेक्टिक काउंसलिंग, ठीक है। एक्लेक्टिक काउंसलिंग या एक्लेक्टिक अप्रोच में क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव अप्रोच। तो जो डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव यानी कि काउंसलर सेंटर्ड एंड क्लाइंट सेंटर्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो हो जाती है आपकी एक्लेक्टिक काउंसलिंग, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं होता काउंसलर कि भाई सिर्फ क्लाइंट को गाइड ही किए जा रहा है, क्लाइंट को डायरेक्ट एडवाइस मिल रही है, प्रॉब्लम पे ही ज़्यादातर ध्यान हो रहा है। नाइदर
आइदर द क्लाइंट इज वेरी लेड बैक की सिर्फ सेफ नॉन जजमेंटल और एम्पैथेटिक स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है एंड द क्लाइंट इज ओनली गाइडिंग द सेशन. इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल अप्रोच. फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि इन सम सेशंस इट माइट बी नेसेसरी कि काउंसलर एक एक्टिव रोल लेके क्लाइंट को गाइड करे, वेराज इन सम सेशंस इट माइट बी नेसेसरी कि काउंसलर एक बैक सीट ले और क्लाइंट को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का मौका दे. सो इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल अप्रोच. इट कैन इनकॉर्पोरेट बोथ ऑफ देम डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. और इस अप्रोच से बेनिफिट क्या होता है कि एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस और एक म्यूचुअल फेथ इंस्टिल होता है काउंसलर और क्लाइंट के बीच में. Both of them get a mutual faith and confidence कि ठीक है, on some days when the client is feeling too low and is not able to understand how to go about the session, then the counselor will come in and guide. ठीक है, on some days when the client feels that I want to say a lot, I want to vent out my emotions, then the counselor takes a back seat and lets the client vent out in that case, lets the client express their emotions in that case, right? तो eclectic counseling इस मामले में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है. तो हमने काउंसलर सेंटर्ड के कुछ एडवांटेजेस डिस्कस किए थे, क्लाइंट सेंटर्ड के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है कि क्लाइंट सेंटर्ड काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है. इट्स टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज द क्लाइंट इज़ द वन हु इज़ ड्राइविंग द सेशंस. तो कोई अंत नहीं होता, राइट? इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड समटाइम्स द क्लाइंट में ऑल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड. वाई? बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच पेशेंस. हमें लगेगा कि यार हम ही बोले जा रहे हैं, द काउंसलर इज़ नॉट टेलिंग अस एनीथिंग एंड वी आर नॉट गेटिंग द रेडीमेड सोल्यूशंस और द गाइडेंस. जैसा कि यूजुअल एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि काउंसलिंग सेशन में जाते ही रेडीमेड सोल्यूशन गाइडेंस मिलेगा, वो लगने लग जाता है लोगों को कि वो तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा. सो दे मे लीव एंड डिसकंटिन्यू द सेशंस. सो दिस माइट बी अ डिसएडवांटेज. बट ऑन द अदर हैंड एडवांटेज ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड कैन बी कि इमोशंस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है. द क्लाइंट इज अलाउड टू वेंट आउट देयर इमोशंस. सो एक कथारसिस का जो प्रोसीजर है वो हो जाता है यहाँ पे. सो दीज आर द वेरियस अप्रोचेज दैट वी यूज इन द काउंसलिंग. ठीक है. The next thing that we have to talk about is the skills that are used in counseling. ठीक है, कौन सी skills हैं जो काउंसलिंग में important है और होनी चाहिए. फर्स्ट इज अटेंडिंग बिहेवियर. तो अटेंडिंग बिहेवियर की जो स्किल है इसको समझने के लिए एक एक्रोनिम भी बनाया गया है. एक्रोनिम क्या है आपका? सोलर, SOLER. तो S क्या है? फेस द अदर स्क्वेयरली. फेस द अदर स्क्वायरली मतलब कि जो काउंसलर है वो कभी भी क्लाइंट को एकदम डायरेक्टली स्ट्रेट फेस करते हुए नहीं बैठते, वो थोड़ा सा 90 डिग्री एंगल पर बैठते हैं. ठीक है, थोड़ा सा स्टिल्ट होके बैठते हैं स्क्वायरली. दिस सेंड्स द मैसेज दैट आई एम विद यू. ठीक है, थ्रेटन नहीं करते वो डायरेक्टली उनको एकदम फेस करके, बट सेंड्स द मैसेज दैट आई एम विद यू. ओ से अडॉप्ट एन ओपन पॉस्चर. अब ओपन पॉस्चर क्या होता है कि भाई हैंड्स को ऐसा ना बांध के आर्म्स फोल्ड करके ना बैठना, बल्कि आर्म्स को चेयर पे आराम से ओपन करके रेस्ट करने देना. दैट इज़ एन ओपन पॉस्चर. अगर जो काउंसलर है वो ओपन पॉस्चर अडॉप्ट करता है तो इट पोर्ट्रेज अ नॉन थ्रेटनिंग एंड अ सपोर्टिव बॉडी लैंग्वेज, जिससे क्लाइंट को बहुत सपोर्टिव फील होता है और ओपन फील होता है. एल से क्या हो गया? लीन फॉरवर्ड. ना लीन फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल क्लाइंट के ऊपर ही चढ़ जाओ या टेबल को पूरा कैप्चर कर लो. लीन फॉरवर्ड मीन्स समटाइम्स व्हेन द क्लाइंट इज शेयरिंग समथिंग यू माइट लीन अ लिटिल बिट फॉरवर्ड. बहुत ज़्यादा आगे नहीं, थोड़ा हम ऐसे आगे होके सुनते नहीं है, लाइक दैट. सो यू माइट लीन फॉरवर्ड. दैट विल एक्चुअली शो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन हियरिंग व्हाट द क्लाइंट इज सेइंग टू यू. ठीक है. ई से क्या है? मेक आई कॉन्टैक्ट. क्लाइंट से अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको घूरे जाओ आंखों में, इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट फ्रीक्वेंटली ट्राई टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट. दैट विल हेल्प द क्लाइंट टू सी दैट यू आर फोकसिंग ऑन देम, यू आर पेइंग अटेंशन. तो आपको अपनी आंखें रोल नहीं करनी है, दैट विल गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन. नाइदर यू हैव टू स्टेयर इन द क्लाइंट साइज. ठीक है, डराना नहीं है उनको, वी हैव टू सपोर्ट देम. आर से है रिलैक्स. नाउ द काउंसलर नीड्स टू रिलैक्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द काउंसलर हिमसेल्फ और हरसेल्फ और देमसेल्व्स आर रिलैक्स्ड, है ना. अगर काउंसलर ही रिलैक्स्ड नहीं होगा, काउंसलर ही बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करेगा, तो क्लाइंट्स को भी अनकंफर्टेबल फील होगा. क्लाइंट्स को भी लगेगा कि यार पता नहीं है कैसी सिचुएशन है जिसमें काउंसलर ही एंग्शियसनेस शो कर रहा है. ठीक है. सो दीज आर सर्टेन वेज बाय विच यू शुड फोकस ऑन अटेंडिंग योर क्लाइंट. ठीक है. तो अटेंडिंग बिहेवियर कुछ ऐसा होना चाहिए जब क्लाइंट से बात कर रहे हो. द सेकेंड स्किल इज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस. ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो हैं ना, ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है वो क्यों हमें पूछने चाहिए? यहाँ पे एग्जाम्पल गलत है. ठीक है, ये लाइन रिमूव करो यहाँ से.
एंडेड क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमने यहाँ पे भी ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात की थी काउंसलर सेंटर्ड में, है ना, सॉरी क्लाइंट सेंटर्ड में ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात की थी। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर आप डायरेक्टली पूछोगे कि यू नो इज दिस टी हॉट, या फिर वुड यू लाइक टू हैव टी, तो वो एक क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्लाइंट सिर्फ बोल सकता है कि येस या नो, है ना, वुड यू लाइक टू हैव टी, येस या नो। बट इफ आई आस्क कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव एज अ बेवरेज, तो अब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है बताने के लिए। टी बोल सकते हो, कुछ यू नो कोल्ड ड्रिंक बोल सकते हो, आइस टी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाएं काउंसलिंग में, ताकि क्लाइंट को मौका दिया जाए कि वो जितना ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सप्रेस करें। एंड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस जब ही पूछने चाहिए जब नेसेसरी हो, जब रिक्वायर्ड हो। जैसे कि अगर हम डेमोग्राफिक्स पूछ रहे हैं तो क्लोज्ड एंडेड कि व्हाट इज़ योर नेम, अब वो तो क्लोज्ड एंडेड ही होगा, वन आंसर ही होगा, राइट। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, दैट इज ऑल्सो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, बट उस मामले में क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन ही पूछना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट स्किल इन काउंसलिंग इज रिफ्लेक्शंस। अब रिफ्लेक्शन की जो स्किल है वो एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि द क्लाइंट सेज दैट वी मूव टू दिल्ली एट द बिगिनिंग ऑफ लास्ट ईयर बट नन ऑफ अस रियली सेटल डाउन, आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू बी इन अ न्यू स्कूल। अब ये चीज़ क्लाइंट ने काउंसलर से कही कि हम दिल्ली में शिफ्ट हुए थे लास्ट ईयर के बिगिनिंग में, बट कोई भी ज़्यादातर सेटल नहीं हो पाया हमारी फैमिली में, और मुझे भी बड़ी डिफिकल्टी हुई नए स्कूल में एडजस्ट करने में। देन द काउंसलर विल रिफ्लेक्ट ऑन इट एंड से दैट यू फाउंड इट डिफिकल्ट टू बी इन अ न्यू स्कूल। वही चीज़ थोड़ी बहुत रिपीट करी है, जो लास्ट की लाइन थी उस चीज़ को रिपीट कर दिया ना। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का बेनिफिट होता है कि क्लाइंट को अपनी ही बात फिर से एक बार सुनने को मिलती है, सो दैट द क्लाइंट कैन बी श्योर कि जो चीज़ मैंने बोली थी वो सही बोली थी कि नहीं, राइट। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जाते हैं, वी जस्ट ब्लैबर अराउंड एनीथिंग। But when we hear what we have just said from somebody in front of us, then we again think over it, तो हमें एक और चांस मिलता है उसके ऊपर सोचने का कि क्या हम यही कहना चाह रहे थे, ठीक है। सो दिस इज हाउ द काउंसलर रिफ्लेक्ट्स ऑन द क्लाइंट एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन काउंसलिंग। द नेक्स्ट स्किल इज चैलेंजिंग इरेशनल थॉट्स एंड इरेशनल बिहेवियर्स। तो इसकी हम पहली बात कर चुके हैं। इरेशनल क्या होता है? अवे फ्रॉम रियलिटी। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? क्लाइंट ने बोला कि देयर इज नो वन इन दिस स्कूल दैट आई कैन टॉक टू एट ऑल। तो ये थोड़ा इरेशनल थॉट है, बिकॉज ऐसा थोड़ा इट इज़ नॉट पॉसिबल कि स्कूल में कोई भी ना हो, नॉट इवन जस्ट वन पर्सन जिससे आप बात कर सको, नॉट इवन द टीचर्स जिनसे आप बात कर सको। So the client will say that there is no one in the school that I can talk to. Then the counselor will challenge this thought of no one and ask it again कि no one, ठीक है। So we are asking that really you have no one in the school to talk to. So this will again give the client an opportunity, क्योंकि उनका जो irrational thought है वो challenge हुआ है, तो वो फिर से इस बारे में सोचेंगे and they might say कि no, like that तो I have one or two friends, but then they'll go on. So this is how we try to challenge their irrational thought or their irrational belief. After that, the next skill is of paraphrasing. What happens in paraphrasing is we state what the client said in your own words. तो काउंसलर जो है, क्लाइंट ने जो भी बोला है, काउंसलर उस चीज़ को अपने खुद के वर्ड्स में फिर से स्टेट करता है। Now what this helps in is, this helps the client know that you were actively listening to them. कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट को लगता है कि हम बोले जा रहे हैं और काउंसलर शायद सुन ही नहीं रहा होगा, काउंसलर अपने मन में कुछ अपनी बातें सोच रहे हैं। बट व्हेन द क्लाइंट हैज सेड अ लॉन्ग स्टोरी टू यू, उन्होंने कुछ लंबा सा शेयर किया है आपके साथ, उसी चीज़ को आप फिर से पैराफ्रेज करके, थोड़े बहुत वर्ड्स इधर उधर करके, कुछ अपने वर्ड्स यूज़ करके फिर से उसी क्लाइंट को वापस से बोलोगे, देन द क्लाइंट विल फील दैट सेंस कि हाँ भाई इस काउंसलर ने मेरी बात सुनी है, मैंने जो बोला वो काउंसलर ने सुना अच्छे से, राइट। सो देयरफॉर जो आपका पैराफ्रेजिंग है वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल हो जाता है इस पर्टिकुलर फील्ड में। सो आई होप आपको ये सारी की सारी जो स्किल्स हैं वो क्लियर हैं। अटेंडिंग बिहेवियर, कैसे अटेंड करना चाहिए, ये एक्रोनिम है। आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत रेयरली आस्क करने हैं, और ओपन एंडेड क्वेश्चन जितना हो सके उतना आस्क करना है। रिफ्लेक्ट करना क्लाइंट के बिहेवियर पे, उनकी इरेशनल थॉट्स और बिहेवियर को चैलेंज करना, और पैराफ्रेज करना। द
द नेक्स्ट थिंग इज द मोड्स ऑफ काउंसलिंग. अब ये तो बहुत ईजी सी चीज़ है और हम लोगों को यूजुअली पता भी होती है क्या क्या मोड हो सकते हैं. एक तो फेस टू फेस काउंसलिंग हो सकती है, टेलीफोनिक काउंसलिंग हो सकती है, ऑनलाइन वीडियो कॉल पे भी आजकल काउंसलिंग हो रही है, राइट. सो दीज कैन बी द वेरियस मोड्स ऑफ काउंसलिंग. Now, this is the most important part of today's video. Key qualities of a counselor. ऐसी कौन सी qualities हैं जो काउंसलर में होनी important है. और इस स्टेज पे अगर आपको लगता है that you want to go ahead in the field of counseling but इनमें से कुछ qualities missing है, you can begin working on them. ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई ये कुछ innately होती है, कई innately होती है, but you can develop these qualities. तो फर्स्ट है एनकरेजिंग. द काउंसलर एज अ पर्सन मस्ट बी एनकरेजिंग इन नेचर, जो क्लाइंट को एनकरेज कर सके उनके गोल के टूवर्ड्स रीच करने के लिए. द काउंसलर शुड बी इमोशनली स्टेबल. ठीक है, अब काउंसलर के ही इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है या उनको ही अवेयरनेस नहीं है उनके क्या इमोशंस किस वक्त आ रहे हैं, देन हाउ विल द काउंसलर हेल्प द क्लाइंट टू अंडरस्टैंड देयर ओन इमोशंस. तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि काउंसलर खुद इमोशनली स्टेबल हो. काउंसलर एम्पैथेटिक हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, एम्पैथी इज़ अ वेरी important concept that you try to understand the other person's perspective by being in their situation, by placing yourself in their situation. तो काउंसलर का empathetic होना important है. सेल्फ एक्सेप्टेंस. नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि काउंसलर के अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस हो. द काउंसलर एक्सेप्ट्स देमसेल्फ एज द पर्सन हु दे आर एंड एक्टिवली ऑल्सो वर्किंग ऑन सर्टन थिंग्स दैट दे विश टू, राइट. But if the counselor is only not accepting themselves, then how will they encourage the client to accept themselves? So it is important कि counselor खुद भी self acceptance के through जाए, self acceptance उनका high हो. The counselor must be patient. Why? Because sometimes the client will ask the same question again and again. फिर से वही पैटर्न रिपीट होने लगेगा, फिर से वही चीज़ें आएंगी काउंसलिंग में. काउंसलर जो क्लाइंट है वो वेंट आउट करेगा अपनी बातें. तो द काउंसलर मस्ट हैव द पेशेंस टू लिसन टू ऑल ऑफ इट एंड इवन रिस्पॉन्ड टू द सेम थिंग्स अगैन एंड अगैन. कभी कभी क्या होता है एवरीडे लाइफ में, अगर हमारे फ्रेंड्स हमसे बार बार सेम चीज़ पूछ रहे होते हैं, वो बार बार सेम ही कुछ गलत कर रहे हैं और आके फिर हमसे एडवाइस मांग रहे हैं, तो हम इरिटेट हो जाते हैं कि क्या यार मैंने पहले भी बोला था तुझे एक बार समझ नहीं आई, right? But the counselor cannot say this to the client. This is not the ethical way. The counselor should be patient. ठीक है, the counselor should be focused in the session, ताकि वो सेशन को एक डायरेक्शन में ड्राइव कर सके. ऐसा ना हो कि क्लाइंट आज एक प्रॉब्लम लेके आया तो उस पर बात होने लग गई, अगले दिन क्लाइंट कोई और प्रॉब्लम लेके आ गया तो उस पर बात होने लग गई और काउंसलर जो है वो अपनी गोल्स भूल के बैठा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. द काउंसलर शुड बी फोकस्ड on reaching their goals and focused on giving a direction to their sessions. ठीक है. The next very important feature is that the counselor should be non-judgmental. Judge नहीं करना चाहिए client को उनके decisions के basis पे, right? We should not judge the client as a counselor. Even as a person, don't try to judge anybody else. That gives a really bad feeling. तो इस skill पे work कर सकते हैं. ठीक है, it is a difficult skill to acquire but not an impossible one, right? The next one is the counselor should be a good listener. That is a very obvious thing कि counselor को listen बहुत ज़्यादा करना चाहिए. लिसन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बट दैट लिसन डजेंट मीन कि कोई इंसान बोले जा रहे हो और आप अपनी थॉट्स में गुम हो. गुड लिसनर मीन्स एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है कि जिसकी भी आप बात सुन रहे हो वो पूरे सेंसेस के साथ सुन रहे हो एंड यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू से बाय देयर वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज देयर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जो उनके हैंड जेस्चर्स हो रहे हैं, जो उनके एक्सप्रेशंस फॉर्म हो रहे हैं वो बात करते वक्त, वो भी अच्छे से सुनना. ठीक है, उसको भी समझना. दैट विल बी गुड एंड एक्टिव लिसनर. तो काउंसलर शुड पोजेस दिस क्वालिटी. द नेक्स्ट क्वालिटी इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. ये चीज़ दी थी कार्ल रॉजर्स ने. तो द काउंसलर शुड पोजेस अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड फॉर देयर क्लाइंट. ठीक है, क्लाइंट के टूवर्ड्स एक कंडीशंस लगा के वो ना हो कि भाई अगर तुम मेरी बात मानोगे तो ही तुम्हारे टूवर्ड्स में पॉजिटिव एटीट्यूड रखूंगा. दैट बिकम्स अ कंडीशन. बट हमें जो है एज अ काउंसलर क्लाइंट के टूवर्ड्स एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रखना है. सो दीज आर सम ऑफ द की क्वालिटीज़. ठीक है, इससे बियॉन्ड भी और भी क्वालिटीज़ होती हैं जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के अंदर होनी चाहिए, जो एक किसी भी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के अंदर होनी चाहिए. बट दीज आर सम ऑफ द मेजर थिंग्स दैट वी वांटेड टू डिस्कस इन टुडेज क्लास. ठीक है,
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ लर्न करने को ज़रूर मिला होगा। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर वीडियोज़ ऑफ साइकोलॉजी देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई एम रियली ग्रेटफुल कि हम एक बहुत बड़ी फैमिली हो चुके हैं अभी माइंड रिव्यू के अंदर। एंड आई होप दैट आप लोगों ने वेबसाइट को भी चेकआउट किया है, उसमें कुछ पोस्ट एंड कुछ ना कुछ ब्लॉग्स अपलोड होते रहते हैं। तो डू कनेक्ट विद मी वाया सोशल मीडिया, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। एंड कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर ड्रीम। ऑल द वेरी बेस्ट।